हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आईबीपीएस क्लर्क 9 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ओके, ये नोटिफिकेशन की डिटेल आज हम समझेंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझना चाहिए, और फॉर्म भरने से पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है फॉर्म भरते समय, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो उसको हम आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 में आपका प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम, ठीक है, प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगस्त सितंबर में प्रीलिमिनरी होगा, प्रीलिम्स होगा, और अक्टूबर 2021 में मेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होता है 12/7/2021 से और एंड होता है 1/8/2021। यानी कि 1/8/2021 से पहले, 1 अगस्त 2021 से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और इस मतलब 12 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त को तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म में पेमेंट नहीं करते हैं तब तक। ओके, अगला चीज़ देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की डेट भी यही है, 12/7 से लेकर के 1/8/2021 तक। अच्छा, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो अगस्त 2021 में ही होगी। अच्छा, ये डॉट लगा हुआ है, इसको ज़रा गौर में मतलब ध्यान में रखिएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ, कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया कि डाउनलोड कॉल लेटर जो डाउनलोड होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का, वो अगस्त को होगा, अगस्त में ही होगा। अच्छा, और कंडक्ट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब कंडक्ट होगा? तो देखिए 16/8 को, या 16/8/2021 के बाद से, और मतलब वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी। लेकिन इन डॉट्स को आप ज़रा ध्यान से रखिएगा। देखिए, इन डॉट्स का क्या मतलब है? इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी, अगर पॉसिबल हुआ और सेफ हुआ पीईटी को कराना, देन फिर ये ट्रेनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे देखिए, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, मतलब प्री का जो कॉल लेटर का डाउनलोड है वो भी आपका अगस्त में ही होगा डेफिनेटली। नाउ, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 28/8 को होगा, ठीक है, और 29/8 को होगा, और 4 सितंबर को होगा। यानी कि 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर को आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे। ओके, आगे देखते हैं, रिजल्ट इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ जाएगा? सितंबर अक्टूबर के बीच में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। देन फिर आपके मेंस के कॉल लेटर आ जाएंगे, जो कि अक्टूबर 2021 में आएगा, ठीक है। ऑनलाइन मेन एग्जाम कब है आपका? 31/10, यानी कि 31 अक्टूबर को आपके मेंस एग्जाम है। किसके? आईबीपीएस क्लर्क के। प्रोविजनल अलॉटमेंट जाहिर सी बात है अप्रैल 2022 तक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे आपके। नौ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लें। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। वेट अ मिनट। नौ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ओके, मतलब आपके लिए बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है, क्या कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा। हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। ये एज रिलैक्सेशन की चीज़ है, ठीक है। SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBCs को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओके, और PWDs को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए थोड़ी और बातें कर लेते हैं। यानी कि हाँ, ये जो मेन पॉइंट है वो ये है, देखिए कोई डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री चलेगी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो या इसके इक्विवेलेंट हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई आपसे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 60% से एबव होगा तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं आप तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैंने हाईलाइट्स ऑलरेडी किए हुए हैं। और हाँ, नौ, जो लोग नए हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा पैटर्न को बता देता हूँ। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशंस, ओके, वेट अ मिनट, हाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा? देखिए, प्रीलिम्स की बात करूँ तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये 3 चीज़ आती है। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स का, और तीनों चीज़ का अलग अलग टाइम डिसाइडेड है, जैसा कि आपने SBI क्लर्क में दिया होगा तो आपको मिला होगा। सेपरेट टाइम होता है, यानी कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, एंड देन फिर रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन हैं तो 30 मार्क्स हैं।
35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स ईच, ओके, मतलब दोनों में 35 मार्क्स भी हैं। तो यानी कि कितना हो गया आपको देखना होगा, टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 100, ओके। अच्छा एक चीज़ और है, इंडिविजुअल SBI में क्या था कि आपके टोटल मार्क्स बनते थे, ओके, इंडिविजुअल क्वालिफाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको इंडिविजुअली सब में क्वालिफाई करना होगा। देखिए लिख क्या रहा है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट्स, सभी तीनों टेस्ट में उसको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो 9 जा रहा है, तो आपका कट ऑफ यानी कि आपका 10 नंबर या 9 तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे नीचे होगा तो आप कितना भी स्कोर करें उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में देखिए जनरल क्या कहेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, फिर जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। अच्छा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिला करके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। कुल मिलाकर के जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स 200 होते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, सबके लिए इसमें भी टाइम डिवाइडेड है, यानी कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 35 मिनट्स हैं, जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसके लिए भी 35 मिनट्स हैं, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 45 मिनट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके लिए भी 45 मिनट्स हैं। और कुल मिलाकर के आपके पास 2 घंटे का समय रहता है, ओके, सॉरी 2 घंटे का नहीं, 160 मिनट का समय रहता है, ओके। कुल मिला के आपके पास 160 मिनट का समय रहता है। Now, देखिए द above टेस्ट एक्सेप्ट्स द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ के सभी जो भी आपको सेक्शंस हैं वो सभी सेक्शंस जो है वो बाइलिंगुअल होंगे। आप चाहें तो हिंदी में उसे दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में उसे दे सकते हैं। आगे देखते हैं फिर। नाउ मेन पॉइंट और देखिए क्या क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जाम्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए एक वैलिड कॉल लेटर आपको ले जाना होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ एक आध चीज़ें और हैं, दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन, जो मेंस एग्जाम के लिए कॉल किए जाएंगे उनके पास प्रीलिमिनरी एग्जाम का कॉल लेटर होना चाहिए जो कि ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए और उसके साथ एक ID प्रूफ भी होनी चाहिए, ओके। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नाउ इसके साथ साथ एक चीज़ और है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, ठीक है, इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स। जैसा कि कॉल लेटर में आप देंगे वैसा ही नाम आपका उस कॉल लेटर उस ID प्रूफ में होना चाहिए। और ID प्रूफ ओरिजिनल लगेगा, कॉपी नहीं लगेगी उसकी, यानी कि फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओके। आगे चलिए देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ कॉल लेटर फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन। जाहिर सी बात है, जब ये मेंस में आपसे डिमांड कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में ये कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्टैम्प करके आपको वापस दे दिया जाएगा और वो आपको संभाल के रखना है और मेंस में उसे प्रेजेंट करना है। नाउ और देखते हैं, कुछ फॉर्म फिल करने से रिलेटेड भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा वीडियो में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए फॉर्म फिल करने से रिलेटेड बातें क्या हैं ये भी जान लीजिए। जो फोटोग्राफ है उसका साइज़ आपका 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अब आपके अंदर एक सवाल होगा कि सर क्या ये जो आप कह सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसको नहीं अपलोड करना है क्या? डेफिनेटली अपलोड करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आ गया हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ओके। इसको एज इट इज़ रखना है, एज इट इज़ लिख देना है आपको, नॉट टू बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में इनको नहीं लिखना है, रनिंग हैंड में इसको लिखना है। थंब इम्प्रेशंस हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली होने चाहिए, स्मज नहीं होने चाहिए। ब्लू ब्लैक इंक का जो प्रॉब्लम है आज उसको भी देख लेते हैं। चलिए नाउ फीस देख लेते हैं, अभी मैं ब्लू ब्लैक का कन्फ्यूज़न भी दूर कर दूंगा। देखिए फ़ीस जो है वो जनरल के लिए जो है GST के साथ 850 रुपीज़ है और SC ST PWD और AXCM, ठीक है, इन सब के लिए 175 है, ओके। अच्छा एक चीज़ और, जनरल के लिए नहीं, यहाँ आप OBC भी बोल सकते हैं, जनरल या OBC के लिए 850 है। और देखिए SC ST PWD और AXCM मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए जो है ये वो 175 है। आगे देखते हैं फोटोग्राफ थंब इम्प्रेशन। हाँ देखिए क्या क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को डालना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को डालना है। इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है कि कहाँ से मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आप प्रेपटास्क चैनल पे जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे प्रेपटास्क चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए @प्रेपटास्क, ओके, इसको सर्च कीजिए, देन फिर आपको प्रेपटास्क मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा करके डिटेल समझ सकते हैं, यानी कि आप वहाँ से समझ सकते हैं और उसको कॉपी करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, जाहिर सी बात है ऑनलाइन पेमेंट है, तो वहाँ से आप 850 रुपीज़ पे कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, हाँ, एक आपका ब्लू इंक और ब्लैक इंक का जो कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुल जो वैकेंसी है वो नियर अबाउट, यानी कि अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 5800 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। कुल वैकेंसी आपकी इतनी है, देखिए, जिसमें आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार की जो वैकेंसी है, ये मैंने ऑलरेडी छाट के रखा हुआ है। अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 263 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 11 वैकेंसी है, असम में 156 वैकेंसी है, बिहार में 256 वैकेंसी है, 256 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 89 है, दादर नगर हवेली में 1 वैकेंसी है, दिल्ली में 258 वैकेंसी है, गोवा में 58 है, गुजरात में 357 है, हरियाणा में 103 है, हिमाचल में 102 है, जम्मू में 25 है और झारखंड में 78 वैकेंसीज़ हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 407 है, केरला में 141 है, लद्दाख में नहीं है, लक्षद्वीप में 5 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 324 है, महाराष्ट्र में 799 यानी कि लगभग 800 के आसपास महाराष्ट्र में वैकेंसी है, मणिपुर में 6 है, नागालैंड में 9 वैकेंसी है, उड़ीसा में 229 वैकेंसी है, पुडुचेरी में 3 वैकेंसी है, पंजाब में 352 वैकेंसी है, राजस्थान में 117 वैकेंसी है, सिक्किम में की बात करें तो 27 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 268 वैकेंसी है, तेलंगाना में 263 वैकेंसी है, त्रिपुरा में 2 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में अच्छी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 661 वैकेंसी है, 661 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 49 वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल में 366 वैकेंसी है। तो आप यहाँ से वैकेंसी डिटेल को देख सकते हैं, या आप इसका, एक मिनट मैं हटा देता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको वैकेंसी की डिटेल पता रहे। आगे चलिए देखते हैं, फिर ये सारी वैकेंसीज़ हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये जो एनआर दिया हुआ है इसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं रिपोर्ट किया है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया है, तो बहुत लोगों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो वैकेंसी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, वैकेंसी अभी और बढ़ेगी, तो इसलिए चिंता मत कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने भी एनआर रिपोर्ट किया है, किस स्टेट का है ये, देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत एनआर है, आपको दिख रहा होगा ये बहुत एनआर है, यानी कि अभी बहुत लोगों ने, बहुत बैंकों ने कई स्टेट्स में रिपोर्ट नहीं किया है, ये धीरे धीरे आपको वैकेंसी बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए कि सर 5 ही हज़ार वैकेंसी है, और वैकेंसी अभी बढ़ने की पूरी उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के सेलेक्ट होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए टेंशन कम लेना है, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। नौ यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए आपके इंक वाली कन्फ्यूज़न को भी दूर कर देते हैं। पहले तो ये जानिए, फोटोग्राफ जो इमेज है उसकी साइज़ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, कलर्ड पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। अगर वाइट बैकग्राउंड रहा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। रेड आई इफेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई कैप और डार्क ग्लासेस या हैट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ रिलीजियस हेडवेयर अलाउ है, ठीक है। रिलीजियस हेडवेयर जैसे टर्बन होता है, तो ये सब अलाउ है फोटोग्राफ्स में। नाउ साइज़ जो है वो 20 KB से 50 KB एज ऑफ प्रियर, जैसा पहले रहा है कि 20 KB से 50 KB फोटो की इमेज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आपके फॉर्म नहीं फिल हो पाएंगे, यानी कि वो अपलोड नहीं होगा, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे, बैकग्राउंड जो है वो वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ब्लू से मत कीजिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB होना चाहिए, ठीक है, 10 से 20 KB होना चाहिए। डायमेंशंस है 140 बाई 60 पिक्सल्स के होने चाहिए, लेकिन याद रखिएगा 10 से 20 KB, 20 KB से ज़्यादा सिग्नेचर का नहीं होना चाहिए वरना अपलोड नहीं होगा। नाउ थंब इम्प्रेशन की बात करें तो थंब इम्प्रेशन आपका ब्लू और ब्लैक इंक दोनों से चल जाएगा, चाहे तो ब्लू से कीजिए चाहे तो ब्लैक से कीजिए, लेकिन वो जो पेपर होना चाहिए वो वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक से करना है आपको। हाँ, फॉर्मेट देख लीजिए, JPG या JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए, किसका, थंब इम्प्रेशन का। नाउ 240 बाई 240 पिक्सल्स होने चाहिए डायमेंशंस, और इसका भी साइज़ जो है वो 20 से 50 KB होना चाहिए। ध्यान दिया आपने, 20 से 50 KB क्या था, फोटोग्राफ था,
ठीक है। और आपको दिखा क्या चीज़, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि थंब इंप्रेशन भी 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात करें डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेरेशन भी वाइट पेपर पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, देखिए ब्लैक इंक से होना चाहिए। ओके, वेट अ मिनट, हाँ अब देखिए आप, ब्लैक इंक से होना चाहिए। तो आपको क्या दिखा, सिर्फ और सिर्फ वाइट पेपर पे जो थंब इंप्रेशन है वो ब्लू ब्लैक है, बाकी सब ब्लैक इंक से होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर भी आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, डिक्लेरेशन भी आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए। गलती से भूल के भी ब्लू इंक पेन का यूज़ मत कीजिएगा। आगे देखते हैं, जो डिमेंशंस हैं वो 800 बाई 400 पिक्सल्स होने चाहिए। जो डिक्लेरेशन है इंग्लिश में जो कि आपको करना है वो 50 KB से लेकर के 100 KB का होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया फोटोग्राफ 50 KB मैक्सिमम, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है ये भी 50 KB मैक्सिमम, ठीक है, ये दोनों 50 KB होना चाहिए। अच्छा 20 KB मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए। और फिर ये आता है, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है ये 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये 20 से 50 KB होना चाहिए। ओके, और ये अप टू 20 KB होना चाहिए। तो आई थिंक आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, साइन जो पेन है, यानी कि ब्लू का पेन कहीं यूज़ नहीं करना है। सिर्फ थंब इंप्रेशन में ब्लू या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और कहीं पर ब्लू पेन का यूज़ नहीं करना है, हर जगह आपको ब्लैक का यूज़ करना है। ओके, चलिए अब आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म हैं। अच्छा, EWS का जो फॉर्म भर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो इसमें एनेक्सर जो दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर दिया हुआ है उस एनेक्सर का यूज़ करें और उसको उस पर जो भी कराना है वो कराएं, चाहे वो OBC का सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर EWS का सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो वो सारे काम वो यहाँ से कर लें। आई होप आपको डिटेल्स अच्छे लगे होंगे, कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जल्दी से जल्दी ये सारी डिटेल्स मिल सकें और आप लोग फॉर्म भर सकें। एक चीज़ और बोलूँगा, फॉर्म अभी तुरंत मत भरिएगा, ठीक है, 2-3 दिन रुक करके फॉर्म भरिए, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपको बता दी मैंने, इससे ज़्यादा कोई डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्म फिल करने में। ये सारी डिटेल आपके लिए ज़रूरी थी। अच्छा, एज की एक प्रॉब्लम रह गई, एज जो है वो 20 से लेके 28 साल है, ठीक है। तो ये जो भी हैं ये सारी डिटेल्स हैं आपकी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। IBPS क्लर्क के लिए कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।